हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। लेकिन आपके पास बोर्ड परीक्षा के लिए कम से कम समय बचा हुआ है। इस कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, तो इसके लिए हम आपके पास लेके आए रोनियर स्टडी। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। इसका शुल्क है 999 रुपये, लेकिन एक विशेष ऑफ़र के तहत इसको डिस्काउंट रेट में 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। इसमें आपकी परीक्षा में जो भी विषय हैं, हर विषय के 5 सेट होंगे, ठीक। और उन 5 सेट को वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम चंद्रकांत द्विवेदी है। मैं आपको मैथमेटिक्स के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूं। ओके, ये पहला सेट हम लेके आए हैं और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं। हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। आपको 15 मिनट दिया गया है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। कुल टोटल 9 प्रश्न होंगे आपके पास। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के बारे में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न से लेकर आपको अंत तक करना है, ठीक। और आपको लगातार प्रश्न लगाने हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ओके, चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका पहला प्रश्न, जिसमें सभी खंडों को हल करना है। पहला प्रश्न है f(x = x²). f(x = x²) ये एक फंक्शन है। ये कैसे डिफाइन है भाई? तो फंक्शन सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में ये डिफाइन है। तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो एकाकी आच्छादक है, बहु एकाकी आच्छादक है, और एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, और चौथा है न तो एकाकी और न ही आच्छादक। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि एकाकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे, कोई फंक्शन है f(x), कोई फंक्शन f(x) है। हर एक फंक्शन का एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। तो जो इसका डोमेन सेट है वो रियल नंबर r है, और जो इसका कोडोमेन सेट है वो भी रियल नंबर का सेट है। जो इसका डोमेन सेट है वो r है, और इसका जो कोडोमेन सेट है वो आपका एक रियल नंबर है। पहले हम लोग ये जाने रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर सारी निगेटिव, सारी पॉजिटिव और जीरो का एक कलेक्शन होता है। तो अब इस फंक्शन को चेक करना है कि ये एकाकी है या आच्छादक। तो एकाकी आच्छादक की परिभाषा ये होती है कि अगर उसके डोमेन में हर एक एलिमेंट का उसके कोडोमेन में एक अलग इमेज हो। इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो अगर हर डिफरेंट एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज होगा तो उसको बोलते हैं कि वो एक फंक्शन क्या है, एकाकी है। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे 1 और आच्छादक का मतलब ये होता है कि इसका जो कोडोमेन सेट है, ये जो कोडोमेन सेट है R, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा न हो जो इसके डोमेन के डोमेन सेट में प्रत्येक एलिमेंट का इमेज न हो। इसका मतलब इसके कोडोमेन सेट में जो एवरी एलिमेंट है वो इसके डोमेन सेट में एलिमेंट्स हर एलिमेंट्स का ये इमेज अवश्य होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि -1 और +1 ये 2 एलिमेंट है इसके डोमेन सेट के। यहाँ सामने लिख देते हैं हम लोग डोमेन सेट। अब इस -1 को हम यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में x के जगह पे। तो f ऑफ -1 = -1² इज इक्वल टू +1, एंड f ऑफ +1 तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू +1। ओके, तो आपने देखा कि इसके डोमेन सेट के हम 2 एलिमेंट लिए, -1 और +1। तो -1 का जो इमेज है वो भी +1 है, और +1 का जो इमेज है वो भी +1 है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसके डोमेन सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज।
बट यहाँ इसके डोमेन सेट का जो -1 और +1 है, इन दोनों एलिमेंट्स का इमेज क्या मिला? सेम एलिमेंट मतलब सेम 1 मिला। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये एकाकी है कि नहीं है? ये एकाकी नहीं है। ओके, तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि एकाकी आच्छादक है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे, तो ये बहु एकाकी है कि नहीं है? तो बहु एकाकी तो हो गया। ओके, अब बहु एकाकी तो हो गया, लेकिन आच्छादक भी देखना है। तो आच्छादक की मैंने आपको क्या बताया? आच्छादक के मैंने आपको ये बताया कि इस कोडोमेन सेट R में कोई भी एलिमेंट ऐसा न हो जो कि इसके डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज न हो। तो अब जरा हम देखें इसके कोडोमेन सेट, कोडोमेन जो इसका कोडोमेन है R, इसमें एक एलिमेंट है, चलिए -1 ले लेता हूं। ये जो कोडोमेन है राइट वाला, ये जो कोडोमेन आपका R है, इसमें एक एलिमेंट है -1। तो क्या ये -1 कभी भी किसी इसके डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक माइनस नंबर का जो स्क्वायर होता है एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसका मतलब कि जो आपका रियल नंबर में ये जो रियल नंबर इसका कोडोमेन सेट है, इसमें -1 एक है, जो कि इस R का क्या है? R के किसी भी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये एकाकी है ही नहीं है, ये आपका क्या है? बहु एकाकी है। और हम लोग आते हैं यहाँ पे, न तो एकाकी है, मतलब बहु एकाकी मतलब क्या हुआ? न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका जो हर एक राशि होती है इनवर्स फंक्शन की, वह एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है, एक कोण को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और आप पढ़े होंगे कि जो tan इनवर्स x होता है, इसका जो डोमेन है, डोमेन, ठीक है, इसका जो डोमेन होता है, वह डोमेन का मतलब आप जानते हैं कि tan इनवर्स x में जो ये x है, तो ये किसी इसके डोमेन का रहा होता है। तो x जो है एलिमेंट होता है -∞ से +∞ के बीच की कोई वैल्यू, और tan इनवर्स x ये क्या कहलाता है? इसका रेंज। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो tan इनवर्स x होता है, ये आपका आता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच की कोई वैल्यू। ओके, तो हमें ये देखना है कि जो ये tan इनवर्स √3 है, वह -∞ से +∞ के बीच की वैल्यू है कि नहीं? तो है ही है। √3 एक रियल नंबर है, और tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू आनी चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच आनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि यह एंगल किसका होगा? -π/2 से +π/2 के बीच में किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 है? तो आप जानते हैं tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। तो tan इनवर्स √3 की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो हम पढ़े हैं कि जो कॉट इनवर्स x होता है, इसका जो रेंज है, जो रेंज वो एक्चुअल में होता है 0 से π के बीच। इसका मतलब कि यह जो कॉट इनवर्स x है, वह एक ऐसा एंगल होगा जो कि 0 से π के बीच में बिलोंग करेगा। ओके, तो 0 से π के बीच में ऐसा कौन सा x है जिसके कॉट की वैल्यू ये -√3 होती है? ओके, तो आपको पता है कि 0 से π में 2 इंटरवल आते हैं, एक आपका 0 से π/2 आता है और एक π/2 से π आता है। तो 0 से π/2 के बीच में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, बट ये क्या है? -√3 है। ओके, और आप पढ़े हैं कि जो सेकेंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय जो चतुर्थांश होता है π/2 से π, इसमें जो वैल्यू होती है साइन और कॉसेक की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है उसकी? निगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब कॉट का कौन सा मान है जो कि -√3 हो सकता है?
तो ये होगा आपका कॉट ऑफ, बोले पहले बताया √3 किसका होगा, तो π/6 का होगा। तो इसको चूंकि हमें सेकंड में लाना है, तो π/6 जो √3 की वैल्यू होगी उसको सेकंड में लाने के लिए पाई में से हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉट पाई माइनस π/6। अब जो एंगल यहाँ हमें प्राप्त होगा उसकी वैल्यू -√3 होगी। तो tan इनवर्स tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स 6π - π 5π/6 कॉट 5π/6। अब 10 से 10 को कैंसिल मान लिया जाता है। ओके, जब इसकी जो ये x है अगर वो बिलोंग कर जाए इसके किस में, इसके डोमेन में, तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगी π/3 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6। तो π/3 माइनस 5π/6 इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2π और माइनस 5π, मतलब माइनस में 3π/6 मतलब -π/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, सेकंड। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये आपका जो क्वेश्चन है वो इनडिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मतलब अनिश्चित समाकलन का। ओके, और ये क्वेश्चन है आपका √1 प्लस sin 2x। और आप जानते हैं जब समाकलन किया जाता है जो dx आपका होता है उसे कहाँ लगाते हैं, इनटू के फॉर्म में, और वही डिफरेंशिएशन में कहाँ करते हैं, तो बाई के फॉर्म में, बटे के रूप में। आइए, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हल करने के लिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, मानक रूप में आ जाए। तो क्या आप ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़े हैं या फिर कोई ऐसा ये स्टैंडर्ड फंक्शन आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, रूट के ओवर जो भी वैल्यू आए तो पहले तो उसको तुम रूट से फ्री करो। तो यहाँ पे sin 2x दिख रहा है, sin 2x की वैल्यू आप क्या पढ़े 11th में, 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे है 1, और 1 को आपने क्या पढ़ा हुआ है 11th में, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये आपका हो गया 2 cos x इंटू sin x, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब आप रूट को स्क्वायर से फ्री कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका cos x और प्लस sin x dx। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का जब सम होता है तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अलग लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अलग लिखेंगे। ओके, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x की माइनस sin x, तो होता है प्लस sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x की माइनस sin x, तो होता है माइनस cos x, और एक कांस्टेंट c ऐड किया जाता है। अब आपको बताया गया होगा कि कांस्टेंट c क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये जो फंक्शन है इसके साथ कोई कांस्टेंट भी रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या हो गया हो, जीरो हो गया होगा। तो इसलिए जब इसका इंटीग्रेशन प्राप्त होता है किसी भी फंक्शन का, आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो उसको लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। कारण यही है कि उस फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन ये होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है उसके साथ कांस्टेंट रहा हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताएं, sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर आपका 2। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें घात पूछा जा रहा है। तो आप घात क्या पढ़े हैं भाई, घात के बारे में आप जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो घात होता है वो घात डिफाइन होता है कोटि के आधार पे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो घात होता है वो कोटि के आधार पे डिफाइन होता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस कोटि का है। तो सबसे पहले कोटि क्या होता है, तो कोई भी डेरिवेटिव जितने बार डेरिवेट हुआ होता है, माने मैक्सिमम बार जो वो डेरिवेट हुआ होता है, मैक्सिमम बार
ध्यान दीजिएगा, एक शब्द में बोल रहा हूँ मैक्सिमम बार। जो फंक्शन मैक्सिमम बार डेरिवेट हुआ होता है उस मैक्सिमम बार को, मतलब कि उसकी आवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी कोटि बोलेंगे। तो पहले तो हम इस रूट को पहले फ्री करेंगे। आइए, तो d2y अपान dx2 इज इक्वल टू फोर्थ रूट में इसको बोलेंगे क्या, चतुर्थ मूल, फोर्थ रूट x प्लस dy बाई dx, ये इसका होल स्क्वायर। तो पहले हम फोर्थ रूट को फ्री करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, 4 घात करना होगा। तो d2y अपान dx2 के पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखें हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव कौन सा है, ये है ना। तो इसका जो कोटि होगा, कोटि, हालांकि कोटि पूछा नहीं है लेकिन मैंने बताया घात किस पे डिफाइन होता है, कोटि पे ही। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। और जो घात होता है, मैक्सिमम कोटि का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर, मैक्सिमम कोटि का जो डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है, उसकी जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो चूंकि ये 2 घात का है, 2 कोटि का है और ये 1 कोटि का है, तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है ना, तो इसका घात क्या है, 4। तो इस अवकल समीकरण की जो घात है, अवकल समीकरण की घात, वो क्या कहलाएगी भाई, तो 4 कहलाएगी। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं वेक्टर एनालिसिस में, सदिश विश्लेषण में। वेक्टर एनालिसिस में आपका जो क्वेश्चन है वो है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ध्यान दें, ये आई डॉट जे क्रॉस के, पहले तो ये हमें सोचना होगा कि जो आई डॉट जे क्रॉस के है ये कैसी क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाई कैसा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जे और के के बीच में पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या देगा, एक वेक्टर देगा। और आप जानते हैं कि जो 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है वह एक वेक्टर ही होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन वह दक्षिणावर्ती पेच के नियम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि आई कैप, जे कैप और के कैप वास्तव में होते क्या हैं। तो आप 3D में पढ़े होंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के एलांग, मतलब उसकी दिशा में जो इकाई सदिश है वो आई कैप है, वाई की दिशा में जे कैप है और इसकी दिशा में के कैप है। तो अगर हम आई और जे के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो जब आई और जे का क्रॉस कराएंगे तो हम पहले आई को रखेंगे, अपनी अंगुलियों को रखेंगे आई के तरफ, अपनी अंगुलियों को रखेंगे आई के तरफ, और जे जिधर होगा उसकी तरफ अंगुलियों को फेरेंगे। तो जो हमारा अंगूठा है वह जिस डायरेक्शन में होकर के जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा जाएगा वही उसके आई क्रॉस जे का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप पढ़े होंगे कि जो जे क्रॉस के होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, आई की दिशा में। ओके, आई की दिशा में होता है। तो हम जे क्रॉस के इक्वल लिख सकते हैं जे का मॉड के का मॉड, ठीक है, और इनटू बीच का एंगल क्या है भाई, साइन 90, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो साइन 90 हो गया। और किसके डायरेक्शन भाई, इसका यूनिट वेक्टर है तो आई कैप के, तो ये हो गया आपका आई कैप। तो ये होता है 1, ये 1 और ये 1, इसलिए आई कैप। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। इसी प्रकार जो के क्रॉस आई होगा वो हो जाएगा जे कैप, और जो एक क्या बचता है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू हो जाएगा के कैप। ओके, तो अब हमारे पास जे क्रॉस के कैप की वैल्यू पता है, के क्रॉस आई की वैल्यू पता है और आई क्रॉस जे की वैल्यू पता है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं पहले। ओके, चलिए, तो जे क्रॉस के जगह पे हमने आई रखा, जे डॉट आई क्रॉस के जगह पे जे रखा और आई क्रॉस जे की जगह पे के रखा। आई डॉट आई क्या होगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, जे डॉट एच का होगा वेक्टर जे का स्क्वायर, मतलब जे कैप का स्क्वायर हो जाएगा, के डॉट के का होगा के कैप का स्क्वायर हो जाएगा। और आई कैप का स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसके परिमाण का स्क्वायर होता है। ओके, तो आई कैप का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, आई कैप के परिमाण का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर मतलब कि जे कैप के परिमाण का स्क्वायर, और के कैप स्क्वायर मतलब क्या हुआ, के कैप के परिमाण का स्क्वायर।
तो आई कैप का परिमाण 1 होता है, तो 1 + 1, और जे कैप का परिमाण भी 1 होता है, के कैप का परिमाण भी 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई आपका? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स साइन 7π/4 क्वेश्चन आपको सामने है बोर्ड पे। साइन इनवर्स साइन 7π/4 इसका मुख्य मान बताना है। चलिए अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x को हम लोग x तभी लिख पाएंगे, साइन इनवर्स साइन x को हम लोग x तभी लिख पाएंगे जब ये x बिलोंग करेगा माइनस, वास्तव में क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। साइन इनवर्स साइन x को हम लोग x तब लिख पाएंगे जब ये x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। तो क्या हमारा जो ये एंगल है साइन 7π/4, मतलब π/4 क्या हो 45 हो गया, और 45 का 4 गुना कितना हो गया लगभग 315। तो क्या 315 -90 से +90 के बीच में है? तो नहीं है। तो हम लोग साइन इनवर्स साइन 7π/4 को 7π/4 नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे कब? तो जब ये x कहाँ बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके, तो हम लोग कराते हैं साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो पहले हम लोग 7π/4 की वैल्यू फाइंड कर लें साइन के लिए। तो देखिए भाई, साइन 7π/4 मतलब साइन 315 अंश हो गया ना, π/4 की वैल्यू हो गई 45 का 7 गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 315 अंश। ठीक है, तो 315 लिख सकते हैं साइन 360 - 45। ओके, अब बताइए 360 - 45 किस चतुर्थांश में जाएगा? चतुर्थ में। और चतुर्थ में केवल कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है? तो केवल और केवल कास और सेक। तो ये क्या है? साइन ना, तो हो जाएगा ये पहले तो निगेटिव, यहाँ पहले साइन लगाएंगे क्या? निगेटिव। और चूंकि किसके साथ है? 360 के साथ है, 360 के साथ, तो 360 के साथ चेंजिंग होता है, साइन का साइन रह जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन 45। साइन 45 वैल्यू कितनी हो गई भाई? आप पढ़े होंगे 1/√2 होती है, मतलब कि साइन 7π/4 की वैल्यू कितनी आई? -1/√2। अब हमें क्या करना है कि जो साइन वर्स -1/√2 आया है, हमें करना ये है कि इस -1/√2 को साइन में एक ऐसे एंगल के रूप में लिखना है कि वो एंगल कहाँ बिलोंग करे? -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करे। ओके, तो आइए साइन की वैल्यू 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है सब, और -π/2 से 0 के बीच में क्या आ जाएगा भाई? तब सब निगेटिव हो जाएगा ना। जब 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है तो -π/2 से 0 के बीच में जो साइन है ये क्या होता है? निगेटिव रहता है, निगेटिव। ओके, तो 0 से π/2 के लिए किस एंगल की वैल्यू है ये? 1/√2। तो 45 के लिए, तो -1/√2 किसके लिए होगा? तो साइन -45 के लिए, -45, तो -45 लिखिए, या इसको आप -π/4 भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन -π/4। अब बताओ जरा, साइन इनवर्स साइन x को हम लोग x लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो ये x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इक्वल टू क्या आ गया? -π/4। ओके, तो कौन सा आपका सही है? ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हम लोग के सामने है, सॉरी ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसका सीधे क्या बताना है? आंसर बताना है। साइन व साइन 7π/4 -π/4। ओके, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फंक्शन। तो जांच करना है कि ये जो फंक्शन है, फलन है f(x = 2x²/3) वो x = 0 पे सतत है कि नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो आइए, f(x = दिया हुआ है 2x²/3। तो आपने कॉन्टिन्यूटी का डिफिनीशन ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी वक्र का अनुरेखण करते हैं, वक्र मतलब फंक्शन, फलन का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो ग्राफ है वह एक वक्र होगा। ठीक, तो जो किसी भी फंक्शन का जब हम लोग अनुरेखण करते हैं तो वह ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूसली अगर खींचा जा रहा है
मतलब बीच में कहीं ब्रेकिंग नहीं आ रही है या कहीं भी अचानक तीव्र मोड़ नहीं हो रहा है, ठीक ना, तीव्र मोड़ नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी हो, मतलब ये क्या हो जाए, चलते चलते कहीं बीच में ब्रेक हो जाए, टूट जाए, और या फिर चलते चलते कहीं अचानक या ऐसे तीव्र मोड़ ले ले, इंस्टेंट एकदम कर्व बन जाए, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि ये सतत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि हमेशा हर क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ बनाएं, तो उस हिसाब से तो जो है इसको हम लोग बना चुके, तो हम क्या करें, एक मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल तरीका है कि कैसे इसको हम कॉन्टिन्यूअस देख सकते हैं। आइए, तो फंक्शन दिया हुआ है और x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x इक्वल 0 में पुट कर देते हैं, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0²/3 मतलब कि 0। ओके, उसके बाद x इक्वल टू 0 के जो लेफ्ट नेबरहुड, उसके बाएं पड़ोस में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक ना, और उस पॉइंट पे हम जो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या लिखा आता है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन x अप्रोच टू 0 माइनस h, मतलब 0 के लेफ्ट नेबरहुड की कोई वैल्यू होती है, और ये h क्या होता है, लगभग 0 ही होता है, मतलब एकदम बहुत ही अल्प राशि होती है, बहुत ही छोटी राशि होती है। आइए, तो जब x अप्रोच करेगा 0 माइनस की तरफ, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, पहले तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा x अप्रोच टू 0 माइनस h अप्रोच टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x²/3। अब x की जगह पे 0 माइनस h पुट कीजिए, तो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर/3 एंड h अप्रोच टू 0। ओके, अब यहाँ पुनः h की वैल्यू पुट करेंगे, तो जाएगा 2 इंटू, हाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद तो कोई लिमिट है नहीं, तो हम यहाँ से लिमिट अब लिखना बंद कर देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर/3 मतलब 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग निकालते हैं RHL। तो हमने क्या देखा अभी तक कि f ऑफ 0 की वैल्यू और LHL की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो जब सेम मिल रही है तो ये नहीं कि हम लोग यहीं पे इसको सतत बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे, नहीं, और इसका हमें RHL भी चेक करना है। लेकिन अगर हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकाले हैं और LHL की वैल्यू निकाले होते, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया होता है, तो सीधे यहाँ से हमको RHL निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भाई तीनों को इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 को, LHL को, RHL को, तीनों को इक्वल होना चाहिए सतत के लिए। तो जब दो ही इक्वल नहीं होते, तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे f ऑफ 0 और LHL की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमें RHL निकालने की जरूरत है। तो RHL क्या लिखा जाता है भाई, तो RHL मतलब होता है कि उसके राइट हैंड लिमिट, मतलब उसके राइट नेबरहुड में कोई पॉइंट हो जिसको वहाँ पुट करें, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है, तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, fx x अप्रोच टू 0 प्लस h अप्रोच टू 0। ओके, अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू आप पुट कर देंगे 2x²/3 और यहाँ x अप्रोच टू 0 प्लस h एंड h अप्रोच टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करिए, दोनों लिमिट एक बार नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर/3। अब इसमें x खत्म हो गया, तो अब केवल h ही बचा ना, तो h अप्रोच टू 0। अब पुनः h की वैल्यू पुट करिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर/3, तो ये हो गया आपका 0, पूरा वैल्यू 0। तो आपने क्या देखा कि f ऑफ 0 की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू तीनों सेम मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि चूंकि सिंस LHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या मिला, 0, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू 0 पर जो आपका fx है वो क्या है, सतत है। ओके, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये है आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसको हवा बना दिया जाता है और इसको काफ़ी कठिन कर दिया जाता है। ओके, दिया हुआ है कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब स्वतंत्र घटना क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, काफ़ी लंबा मैटर है ये, लेकिन एक बात सुन लीजिए क्या होता है वास्तव में। ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब यही समझिए कि ए के घटित होने के बाद या तो बी घटित हुआ होगा, मतलब ए से बी का कोई लेना देना नहीं है, या फिर बी के घटित होने के बाद ए घटित हुआ होगा, मतलब बी से ए का भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मतलब a के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है, मतलब 10 में 3 बार चांस है कि वो क्या होगा, a घटित होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b का क्या मतलब है, 4/10, मतलब वो भी 10 में 4 बार घटित हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। तो आप बस इतना फार्मूला, चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, किस कंडीशन में, जब a तथा b क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/10 और b की वैल्यू 4/10, तो हो जाएगा आपका 12/100 हो जाएगा। 4 से कटवाइए, 4 3 12, 25 चौको 100, 3/25, ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ, x और y का मान ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है आव्यूह का, मैट्रिक्स का। ओके, इस क्वेश्चन में आपको x और y दो ऐसे कांस्टेंट्स हैं, मतलब इसके पद हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स हैं जिनका सम हुआ है, राइट हैंड साइड में एक ही मैट्रिक्स है। तो इन दो मैट्रिक्स का जो सम है वो एक मैट्रिक्स आ रहा है और इक्वल टू बीच में लगा है। तो जब मैट्रिक्स का कंपैरिजन मैट्रिक्स से हो रहा है तो हम लेफ्ट वाले दो मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के रूप में क्या करें, इंटरचेंज करें, और फिर दोनों साइड का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले तो ये इस मैट्रिक्स के आगे 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 2 × 1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा y, ये तो वैसे ही है, कोई मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, y0 1 2, और ये आपका होगा 5 6 1 8। अब आइए दोनों का ऐड किया जाए तो 2 + y हो जाएगा, ये 6 + 0, दो मैट्रिक्स को जब सम करते हैं तो सेम प्लेस के एलिमेंट को सेम प्लेस के एलिमेंट से ऐड करते हैं। और ऐड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं। तो देखो ये दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो ये 2 × 2 का है, इसमें भी दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 × 2 का है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी 2 × 2 का ही है। तो जोड़ते या घटाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो सेम ऑर्डर के हैं कि नहीं। अब जोड़ेंगे कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे, संगत अवयव में संगत अवयव। तो 2 में y जुड़ा, 6 में 0 जुड़ा, 0 में 1 जुड़ा 1, और 2x में 2, ये 6 हो गया यहाँ पे। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 + y, 6 + 0 क्या हो जाएगा 6, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 2x + 2 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू कितनी है 5 6 1 8 है। अब दो आव्यूहों की तुलना करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आपको कंपेयर करना है। तो इसलिए 2 + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिली 3, 5 - 2, और 2x + 2 की वैल्यू 8। भाई हमें निकालना x और y है, तो कंपेयर उसी पद को करेंगे ना, 6 का 6 से कंपेयर क्या करेंगे, क्या मिलेगा, 1 का 1 से कंपेयर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो हम केवल कंपेयर उससे करें जिससे हमें मतलब है। तो 2x + 2 कंपेयर 8 से करेंगे, तो 2x + 2 का कंपेयर हमने 8 से किया, तो 2x = 6, मतलब x = 3, मतलब x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। आंसर आपका हो गया x = 3 और y = 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, दिया हुआ है ये फंक्शन क्वेश्चन है कि f एक फंक्शन है x से y में और g एक फंक्शन है y से z में, और ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, एकाकी दिया हुआ है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो g कंपोजिशन f होगा सच दैट x से z में वो भी एकाकी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग जरा अच्छे से ये समझ लें कि एकाकी फंक्शन वास्तव में होता क्या है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था, चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस ज़रूरत नहीं थी कि एकाकी क्या होता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें बस ऑप्शन मारना था।
यहाँ पे हमें जब तक एकाएकी समझेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन हल हो नहीं पाएगा। एकाएकी का मतलब ये होता है कि एफ एक मैपिंग है अगर ए से बी में, तो ए होता है डोमेन सेट और ये जो बी होता है ये होता है कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट तो अगर ए के हर डिफरेंट एलिमेंट का बी में एक डिफरेंट इमेज मिले तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, एकाएकी है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज, या अगर दो सेम एलिमेंट अगर हो रहे हैं, अगर ए के दो सेम एलिमेंट हो रहे हैं तो उनका इमेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब कि दो ठो जब अलग हैं तो अलग बना, लेकिन दोनों का सेम है तो उनका इमेज क्या मिला, सेम मिला। तो बात दोनों एक ही है। कैसे एक है भाई, तो दो सेम हो रहे हैं तो सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर ये मान दो जुड़वा लोग हैं तो इनका इमेज अलग बनेगा और इनका अलग बनेगा, तब तो जुड़वा रह ही नहीं गए, ये दोनों जुड़वा रह ही नहीं गए। लेकिन अगर इसका जो इमेज मिला वही इसका भी इमेज मिला, मतलब दोनों लोग सेम हैं, ओके। तो हम यहाँ ये इसकी परिभाषा हम लोग ये जानते हैं कि अगर यफ एक मैपिंग है एक्स से वाई में, यफ एक मैपिंग है एक्स से वाई में, तो अगर हम दो एलिमेंट ले लें x1 और x2 किसके, इसके डोमेन सेट के, तो अगर यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू यफ ऑफ x2 है तो ये दोनों के इमेज बराबर तभी हो सकते हैं एकाएकी के लिए जब x1 और x2 भी क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, ओके। क्योंकि ये फंक्शन x से y में क्या दिया है क्वेश्चन में, ये एकाएकी है, ठीक है। और इसी तरह ये अगला दिया हुआ है कि जो g है y से z में, ये भी क्या है, एकाएकी है। तो इसका मतलब कि y1 और y2 अगर दो एलिमेंट ले लें किसके, इसके डोमेन सेट के, ये कैपिटल Y और कैपिटल Z है भाई, y1 y2 एलिमेंट दो ठो माने किसके, कैपिटल Y के, तो जो gy1 की वैल्यू है इस gy2 के बराबर अगर है तो विच इम्प्लाई जो gy है वह gy2, इसका मतलब जो y1 है वो y2 की क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा। दोनों का इमेज सेम तभी मिल सकता है जब दोनों एलिमेंट भी क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। अब हमको प्रूफ करना है कि जो g कंपोजिशन x से z में है ये फंक्शन, ये भी एकाएकी, ये सिद्ध करना है। तो हमें करना ये होगा, पहले तो इन दोनों का हम कंपोजिट करें कि f अगर फंक्शन है x से y में और जो g आपका फंक्शन है वो है y से z में, तो जो दोनों का कंपोजिशन है g कंपोजिशन f वो होगा आपका x से z में। तो इसका मतलब कि x के एलिमेंट हम ले रहे हैं। जब f x से y में दिया है तो हम एलिमेंट किसके लिए हैं, इस x के लिए है। तो जब g कंपोजिशन f आपका x से z में हमें डिफाइन करना है तो हम एलिमेंट दूठो किसका लेंगे, इस x का ही लेंगे ना। तो हम लेते हैं कि माना x1 कामा x2 आर एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल X, ठीक। और ये मान के चलना है कि इनका जो इमेज है मतलब g कंपोजिशन f ऑफ x1 जो है वह g कंपोजिशन f ऑफ x2 के इक्वल है। तो हमको शो ये करना है कि x1 और x2 भी दोनों क्या हैं, सेम है। आइए, तो g कंपोजिशन f ऑफ x1 इक्वल g कंपोजिशन ऑफ f x2, तो इसको लिखा जाता है g ऑफ f x1 और इसको क्या लिखा जाएगा, g ऑफ f x2। g कंपोजिशन f ऑफ x1 को लिखेंगे g ऑफ f x1 और g कंपोजिशन f ऑफ x2 क्या लिखेंगे, g ऑफ f x2। तो f x1 की वैल्यू g ऑफ f x1 इक्वल टू g ऑफ f x2। तो ये बताओ f x1 की जगह पे हम लोग y1 लिख सकते हैं क्या, और g ऑफ f x2 और g ऑफ y2 लिख सकते हैं। मैंने इसको मान ले रहे हैं y1 और y2, इसको y1 और y2 हम क्या लेकर ले मान ले रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स में x इक्वल टू x1 रखा तो वहाँ पे क्या मिला, y1 मिला, और y इक्वल टू एफ एक्स में x के पे x2 था तो उसकी वैल्यू क्या मिला, y2 मिला। अब g ऑफ y1 अगर g ऑफ y2 के बराबर है तो यहाँ से नीचे लिखा गया ना y1 इक्वल टू y2, बोलो y1 इक्वल टू y2 दिखा हुआ है, ओके। और y1 किसके बराबर माने हैं, एफ x1 के बराबर ना, और इसको y2 किसको माने हैं, एफ x2 के बराबर, तो यहाँ हो गया आपका एफ x2। अब आओ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 है तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल टू x2।
तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ x2। हम ये मान के चले हैं और क्या प्रूफ कर दिए हैं, x1 इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं ना, जैसे यफ आपका x से y में एकाकी था तो हम x1 x2 लेके चले थे और fx1 fx2 के बराबर था और x1 इक्वल टू x2 आ गया था, तो यफ x से y में एकाकी है, जी y से z में एकाकी है। तो y1 y2 दो एलिमेंट लेके चले थे किसका, y का, और g ऑफ y1 और g ऑफ y2 को बराबर लेके चले थे और y1 इक्वल टू y2 लिख दिए थे। क्यों लिखे थे, क्योंकि भाई वो एकाकी है और ये परिभाषा इसकी होती है। तो अब हम जब जी कंपोजिशन एफ ऑफ एफ एक्स को जेड में अगर हम शो करना चाहते हैं एकाकी, तो हमें करना क्या था कि इस एक्स के दो एलिमेंट्स लेना था हमें क्या, तो हमने जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स से जेड में शो करना था एकाकी, तो हमने इस एक्स का ही एलिमेंट लिया था दो ठो, x1 x2, और हम इमेज सेम मान के चले हैं। जी कंपोजिशन एफ के द्वारा इस एक्स के दो एलिमेंट्स का इमेज सेम मान के चले हैं, तो हम इसको एकाकी अभी कहे नहीं है, हमें एकाकी कहा तब जाएगा जब जी कंपोजिशन एफ ऑफ x1 इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ ऑफ x2 को बराबर लेके चलें और इक्वल टू क्या शो कर दें, x1 इक्वल टू x2। तो हमने x1 इक्वल टू x2 क्या कर दिया, शो कर दिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः जी कंपोजिशन एफ फिर ना किससे, x से z में एकाकी होगा। ओके भाई, सभी लोग ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। एक बार देख सकते हैं, यफ एक्स से वाई में एकाकी है, तो हमने x1 x2 दो एलिमेंट लिए कैपिटल एक्स के, और एक ये परिभाषा होती है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो x1 इक्वल टू x2। जी कंपोजिशन, जी एक फंक्शन है y से z में एकाकी है, तो y1 y2 दो एलिमेंट लेके चले हैं इस कैपिटल Y के, और जी y1 इक्वल टू जी y2 लेते हैं, तो ये तभी सेम होगा जब दोनों एलिमेंट भी क्या रहेंगे, सेम रहे होंगे। अब हमको शो करना था कि जो जी कंपोजिशन f है x से z में वो भी एकाकी है, तो इस x के दो एलिमेंट हम लेके चले हैं x1 और x2, और दोनों का इमेज हम सेम लेके चले हैं, और दोनों का इमेज अब सेम होगा तो हमको ये शो करना हो कि दोनों एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो उसके लिए जी कंपोजिशन एफ एक्स वन को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन, जी कंपोजिशन एफ एक्स टू को जी ऑफ एफ एक्स टू, तो जी ऑफ वाई वन इक्वल टू जी ऑफ वाई टू, तो जी वाई वन इक्वल टू जी वाई टू, तो वाई वन इक्वल वाई टू है ना, क्वेश्चन में दिया है ना, तो वाई वन किसके इक्वल है, एफ एक्स वन के बराबर, और वाई टू किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर, ठीक है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू जो एफ एक्स टू है तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो इतना लेकर के हम इतना शो कर दिया, अतः कह सकते हैं जी कंपोजिशन एफ एक्स से जेड में क्या हो गया, एकाकी, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इसी का है, कंपोजिशन है, जी एफ एक्स की वैल्यू दिया गया है और जी एक्स की वैल्यू दिया गया है, और हमें फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ और एफ कंपोजिशन जी, ओके। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है एट एक्स क्यूब और जी एक्स इक्वल टू दिया है एक्स के पावर 1/3। तो जी पहले जी का, चलो जी कंपोजिशन एफ निकालते हैं, तो फंक्शन तो हमने लिख दिया लेकिन कोई एलिमेंट तो लेना पड़ेगा ना एक्स, तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ओके। और बताओ जी एक्स की वैल्यू एक्स के पावर 1/3, जी एक्स की वैल्यू एक्स के पावर 1/3, ओके। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स के पावर 1/3, क्यों, जब जी एक्स है तो एक्स के पावर 1/3 है, तो जब जी एफ एक्स होगा तो क्या होगा, एफ एक्स के पावर 1/3 होगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एट एक्स क्यूब के पावर 1/3, 8 का क्यूब क्या होगा 512, और x का क्यूब के पावर 1/3, सॉरी क्यूब नहीं करना है मुझे, 8 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है ना, घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा, और x क्यूब का पावर 1/3 है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ओनली x, 2x हो जाएगा। उसका बाद निकालना है हमें यफ कंपोजिशन जी ऑफ x तो लेना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यफ ऑफ जी एक्स, ओके। अब यफ ऑफ जी एक्स है
तो जब एफ ऑफ एक्स है तो 8x क्यूब है। देखिए जब एफ ऑफ अंदर x है तो 8x का क्यूब है। तो जब एफ ऑफ gx होगा तो 8gx का क्यूब होगा। ओके, अब gx की वैल्यू क्या पता है, x के पावर 1/3 टोटल का क्यूब, तो 1/3 3 कटेगा तो क्या आया 8x। ओके, अब ये सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका तीसरा प्रश्न था, सभी खंडों को हल करना 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ओके, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन। दिया है ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं, अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था स्वतंत्र घटनाएं के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। जब ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। ओके, तो अब हमें शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश होगा। तभी तो हम कह पाएंगे कि ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि जब लिखा हुआ है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हमको वो शो करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये हमें लाना होगा। ओके, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस दोनों में, और इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन की वैल्यू वो इसके इक्वल दिया हुआ है, तो इसको आप पुट कर देते तब लिखते हैं अगला स्टेप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये दिया था ना स्टार्टिंग में कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसलिए हमने ये लिख दिया था। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दोनों में यहाँ क्या कॉमन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा आपका सॉरी ये माइनस था और यहाँ प्लस लिखे थे, सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बचा है ना। अब इन दोनों में यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो बचा क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई होता है वह इसका पूरा घटना होता है, कौन, पी ई डैश, बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है इनटू है, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होता है, तो एफ का पूरा घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ई डैश और एफ डैश भी क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ई डैश तथा एफ डैश क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिया हुआ है आपका स्वेच्छ अचरों ए और बी को विलुप्त करके वक्रों के कुल मतलब परिवार y इक्वल टू ए ई पावर 3x प्लस बी ई के पावर 2x को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। अवकल समीकरण ये है, ठीक है। तो पहले हम ये जाने स्वेच्छ अचर क्या होता है। स्वेच्छ अचर का मतलब ये होता है कि उसके जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कांस्टेंट, कुछ भी तो कुछ भी नहीं, कांस्टेंट्स।
ए और बी के जगह पे, मतलब y इक्वल टू 3 पावर 2x प्लस 5 ई पावर माइनस 2x, 7 ई पावर 2x, 3 ई पावर माइनस 2x, 9 ई पावर 3x, 5 ई पावर माइनस 2x, मैंने कुछ भी रख सकते हैं। ओके, ये b है आपका b। यहाँ पे सभी समीकरण है ये। अब देखें y इक्वल टू दिया है a e के पावर 3x प्लस b e के पावर माइनस 2x। तो क्या करेंगे हम, हमारा काम ये है a और b को विलुप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, चूंकि हमें अवकलन तो करना ही करना है, तो हम पहले e के पावर माइनस 2x को क्या कर दें, पहले यहाँ से हटा दें, ताकि जब अवकलन करेंगे तो एक b का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, b विलुप्त हो जाएगा। तो e के पावर माइनस 2x b के साथ गायब कब होगा, जब हम e के पावर माइनस 2x से डिवाइड कर देंगे, तो हम y अपान e के पावर माइनस 2x और a e के पावर 2x बटे e के पावर माइनस 2x, और यहाँ पे अकेले क्या बच गया, b बच गया, ये b है। अब ये ऊपर जाएगा तो y e के पावर 2x हो गया, ओके, और यहाँ पे बराबर a e के पावर उधर जाएगा, सॉरी ये 3 है ना, 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5x, और ये प्लस में क्या हो गया b। अब क्या किया जाए, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में माने x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो अवकल समीकरण मिलेगा। अवकलन करने पर आइए, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट उतारेंगे, e पावर 2x का अवकलन e पावर 2x और पुनः 2x का अवकलन 2 प्लस सेकेंड मतलब e के पावर 2x उतारेंगे और फर्स्ट का अवकलन मतलब y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। उसके बाद a e के पावर 5x, तो a कांस्टेंट आगे रहेगा, e पावर 5x का e पावर 5x होगा, अब पुनः 5x का अवकलन क्या हो जाएगा 5, और b का अवकलन क्या हो जाएगा 0। ओके, अब बताओ b विलुप्त हो गया ना, मतलब दो प्रकार के अगर स्विच अचर हैं तो हमने एक बार जब अवकलन किया तो हमारा एक चर गायब हो गया, अब दूसरा बार जब अवकलन करें तो ये a भी गायब हो जाएगा, लेकिन a को गायब करने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा जो b के साथ किए थे, मतलब b को हम क्या करेंगे, अकेले करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं हम लोग, e के पावर 2x है यहाँ पे, तो जाएगा 2y प्लस dy बाई dx, और ये हो गया आपका a e के पावर 5x, चलो यहाँ पे 5 भी हो गया, हाँ 5 भैया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः a को अकेले करेंगे, मतलब e के पावर 5x से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो पुनः दोनों पक्षों मैंने e पावर 5 से डिवाइड किया, तो e के पावर 2x सही है, और यहाँ पर मैंने e के पावर 5x से भाग दे दिया, और ये आपका हो गया 2y प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 5a, केवल 5a बचा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और करते, ऊपर जाए तो e पर माइनस 2x हो जाएगा ना, तो आइए ये हो गया e के पावर 2x माइनस 5x क्या होगा माइनस 3x, और यहाँ है आपका 2y प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 5a। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः अब वो अकेले जब हो गया तो पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो e के पावर माइनस 3x फर्स्ट उतारेंगे और सेकेंड का अवकलन करेंगे, तो 2y का अवकलन 2 dy बाई dx और dy बाई dx का अवकलन d2y अपान dx2 हो गया ना, दो बार, और प्लस अब सेकेंड ये पूरा उतारेंगे 2y प्लस dy बाई dx और फर्स्ट का अवकलन, तो e के पावर माइनस 3x का अवकलन क्या होगा, e के पावर माइनस 3x, अब पुनः माइनस 3x का अवकलन क्या होगा माइनस 3, और राइट हैंड साइड 5a का अवकलन क्या हो जाएगा 0। अब इसी को हमें क्या कर देना है, सरलतम रूप में ला देना है, क्योंकि दो हमारे स्विच अचर थे और मैंने मैक्सिमम बार 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, और हमारा a और b अब क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब दोनों में यहाँ देखो e पावर माइनस 3x e पावर माइनस 3x कॉमन है, कॉमन लेके जब भेजोगे उधर 0 के साइड में तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या बचेगी 2 dy बाई dx प्लस d2y अपान dx2 और प्लस 2y प्लस dy बाई dx, और इसका आगे क्या लग गया है माइनस 3 ना, तो माइनस में 3 इंटू 2y माइनस 6y हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू dy बाई dx क्या होगा
माइनस 3 dy/dx होगा इज इक्वल टू 0। आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो चुका है। क्या है? तो d2y/dx2, ओके, 2 dy/dx माइनस 3 dy/dx क्या बचेगा? माइनस 1 dy/dx बचेगा, और माइनस में क्या हो गया? 6y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैंने क्या बोला था? ये आपका दिया हुआ y इक्वल टू a⁴ b⁻2x। a और b क्या है? स्विच अचर हैं। स्विच अचर का मतलब क्या होता है कि a और b के स्थान पे कोई भी आप कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, ओके। तो हम जब इसका अवकल समीकरण बनाएंगे, इसको निरूपित करने वाला इस परिवार का, तो हमें क्या करना होगा? a और b को विलुप्त करना होगा। तो जितने प्रकार के स्विच अचर होते हैं, जितने प्रकार के स्विच अचर होते हैं, उतने बार हमें क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। तो अवकलन हम लोग ऐसे थोड़े कर देंगे, हम लोग क्या करना होगा? एक स्टैंडर्ड, एक शानदार तरीके से करना होगा कि वो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया कि जो b के साथ e⁻²x है ना, उसको मैंने b को मैंने पहले e⁻²x से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ओके, तो मैंने e⁻²x से भाग दे दिया है। अब ये ऊपर चला जाएगा इधर, ये यहाँ जुड़ करके 5x हो जाएगा, फिर b हो गया। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, अवकलन किए हैं, पहला उतारे हैं, सेकंड का अवकलन किए हैं, प्लस सेकंड उतारे हैं, फर्स्ट का अवकलन किए हैं। ये a कांस्टेंट आगे रहा, e⁻5x का e⁻5x हो गया, 5x का अवकलन 5 हो गया, और b का अवकलन 0 हो गया। अब दोनों में e⁻2x कॉमन है, ठीक ना, मैंने कॉमन ले लिया, 2y प्लस dy/dx, और यहाँ 5a e⁻5x हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना है? a को अलग करना है, माने a को 0 करना है। तो a को 0 करने के लिए क्या करेंगे? a को अकेले करेंगे। तो a को अकेले करने के लिए हमने क्या किया? e⁻5x से फिर भाग दे दिया, तो e⁻5x इधर चला गया, तो e⁻3x 2y प्लस dy/dx इज इक्वल टू 5 है। पुनः दोनों पक्षों का अवकलन किए तो वो 0 हो गया। ये फर्स्ट उतारे हैं, सेकंड का अवकलन किए, फिर सेकंड उतारे हैं, फर्स्ट का अवकलन किए, और ये हो गया 5a का अवकलन 0। दोनों e⁻3x कॉमन होकर के 0 के साइड भेज दिए, ये आपका इक्वेशन मिल गया। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 3 का घ, और ये भी आपका कितने नंबर का है? ये भी उतने ही नंबर का है जितने नंबर का आपका ख और ग होगा, मतलब ये भी आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो x, y और z अक्षों की दिक् को ज्याएं, दिक् को ज्याएं। पहले बताइए, दिक् को ज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? होता क्या है? तो यदि कोई लाइन x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाए, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाए, और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाए, तो जो उस रेखा की दिक् को ज्याएं होती हैं वो क्रमशः कॉस अल्फा, कामा कॉस बीटा, कामा कॉस गामा होती है। ठीक है, क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ओके, कॉस अल्फा को हम L कह सकते हैं, कॉस बीटा को हम M कह सकते हैं, और कॉस गामा को हम N कह सकते हैं। तो पहले बोला है x अक्ष, उसके बाद तब y, फिर z अक्ष। तो आप पहले ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, x एक्सिस को, y एक्सिस को एंड z एक्सिस को। बताओ, मैंने बोला किसी रेखा का x अक्ष से बना कोण, तो बताओ x अक्ष का ही जब हमको दिक् को ज्या निकालना है, तो x अक्ष का x अक्ष के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? 0 अंश। x अक्ष का x अक्ष के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? 0 अंश। इसका मतलब x अक्ष की जब दिक् को ज्याएं हम निकालेंगे, दिक् को ज्याएं, ओके, तो क्या कह सकते हैं? पहला वाला हो गया कास में 0 अंश। अरे भाई, x अक्ष का x अक्ष से बना कोण क्या है? cos 0 अंश। और बताओ x अक्ष का y अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है? बीटा होता है। तो वो 90 दिया है ना भाई, x y 90 है, तो cos 90, और ये x का फिर गामा के साथ, सॉरी z अक्ष के साथ बना कोण क्या होगा? cos गामा। तो ये भी गामा की वैल्यू भी क्या है? 90। cos 0 का मान क्या होता है? 1। cos 90 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0। इसी प्रकार बताओ तो y अक्ष की जब दिक् को ज्या निकालेंगे, y अक्ष की जब हम दिक् को ज्या निकालेंगे तो वो क्या होगा? बताओ, y अक्ष का x अक्ष से बना कोण, y अक्ष का x अक्ष से बना कोण तो क्या होता है? 90। तो पहला हो गया cos 90। y अक्ष का y अक्ष से बना कोण 0, तो cos में 0 अंश।
वाई एच का जेड से बना कोण cos 90, तो ये हो गया 0 और ये 1 और ये 0, मतलब वाई एच की दिक् कोज्याएं क्या होती है भाई, तो 0 1 0। इसी प्रकार लास्ट अब इस क्वेश्चन का जो है समाप्त हुई होने जा रहा है दिक् कोज्याएं। तो जेड एच की दिक् कोज्याएं क्या होंगी भाई बताइए। जेड एच का एक्स के साथ बना कोण क्या होगा 90, तो हो जाएगा cos 90। जेड एच का वाई के साथ बना कोण क्या होगा 90, तो ये क्या होगा cos 90। और जेड एच का एक्स के साथ बना कोण क्या होगा, सॉरी जेड एच का जेड के साथ बना कोण क्या होगा, तो cos में 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो एक्स एच वाई एच और जेड एच की जब दिक् कोज्याएं पूछा था तो आप 3 आंसर बोलेंगे। एक्स एच की दिक् कोज्याएं क्या होंगी 1 0 0, वाई एच की दिक् कोज्याएं क्या होंगी 0 1 0 और जेड एच की दिक् कोज्याएं क्या होंगी 0 0 1। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन तीनों को मैंने सॉल्व करा दिया। ओके, अब इस क्वेश्चन इस सेट पेपर, इस पेपर सेट का जो अदर क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चन वो आपको इस वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। ओके, और अगला भाग जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको क्या करना है, इन सारे वीडियोस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आराम से इसको देखना है, समझना है और पूरे क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करना है। ओके बच्चों, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।